हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 3 जो बताती है इंटरप्रिटेशन क्लोज के बारे में। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना किसी चीज को, यानी मीनिंग उसकी व्याख्या करना, एक तरह से परिभाषा। तो परिभाषा दी गई है सेक्शन 3 में, उसको कहेंगे इंटरप्रिटेशन क्लोज कहा गया है और हिंदी में कहेंगे निर्वचन खंड। तो टोटल इसमें 10 ऐसे वर्ड है जिनके बारे में बताया गया है कि उनका मतलब इस एविडेंस एक्ट में क्या होगा। सबसे पहले बताया गया है कोर्ट के बारे में। कोर्ट कि कोर्ट किसको कहेंगे, न्यायालय किसको कहेंगे। तो न्यायालय वो है जजिज या मैजिस्ट्रेट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अथॉरिटी रखता है एविडेंस को लेने की। ठीक है, एविडेंस को लेने की जो व्यक्ति अथॉरिटी रखता है वो, ये व्यक्ति क्या होंगे, कोर्ट समझे जाएंगे। लेकिन इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है कि मध्यस्थ जो होते हैं, मध्यस्थों को कोर्ट नहीं माना गया है। ठीक है, मध्यस्थ को कोर्ट नहीं माना गया है। तो ये एक याद रखने वाली बात है। इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है इस कोर्ट में कि इनमें से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कौन सा कोर्ट की परिभाषा में नहीं आता है, कोर्ट में कौन सा नहीं आता है। जजिज आता है, मैजिस्ट्रेट आता है, जो अथॉरिटी रखता है एविडेंस लेने की वो व्यक्ति आता है, और कौन नहीं आता, मध्यस्थ नहीं आते। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस इतना ही समझना है कोर्ट में, और ज्यादा चीजें कोर्ट के बारे में नहीं है। दूसरी चीज है फैक्ट्स, तथ्य। फैक्ट्स हिंदी में तथ्य कहते हैं, तथ्य। तो फैक्ट्स क्या होता है, इससे बहुत ही काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तथ्य कौन सा है या गलत कौन सा है, इनमें से ये तथ्य है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें एविडेंस एक्ट में तथ्य की दो तरह से परिभाषाएं बताई गई है। पहले उनको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली जो है वो भौतिक परिभाषा आप मान सकते हैं, भौतिक के ऊपर, और पार्ट है इसके। जो तथ्य के दो पार्ट बताए गए हैं, फर्स्ट है भौतिक और दूसरा है मानसिक। तो भौतिक में बताया गया है कि कोई भी वस्तु, उसकी अवस्था, कोई भी वस्तु जो संसार में है, कोई भी वस्तु या उसकी कोई अवस्था या उन वस्तुओं के बीच में जो संबंध है वो तथ्य होंगे। ठीक है, कोई भी वस्तु, अवस्था या संबंध। वस्तु हो सकती है कोई भी, अवस्था हो सकती है। अवस्था कौन सी होती है, गैस, लिक्विड, ये इस तरह की। मान लीजिए बर्फ है, वो पिघल गया, पानी उसकी दूसरी अवस्था है, या किसी भी अवस्था को, और उनके बीच में जो भी संबंध है वो तथ्य है। दूसरी चीज है जो कोई व्यक्ति भाव का भान, मतलब सोच सके किसी चीज को, बेशक वो फिजिकल दिखती ना हो। जैसे किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन, ठीक है, रेप्यूटेशन हो, तो इस तरह की चीज मानसिक में आएगी। जो मानसिक दशा का जिसमें व्यक्ति को भान हो। ठीक है, जैसे रेप्यूटेशन, हम सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति की रेप्यूटेशन ये है, बेशक वो रेप्यूटेशन फिजिकली कोई विशेष रूप न रखती हो। ये तो रही इसकी बात जो इसमें एविडेंस में दी गई है। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं। और क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है, वो बिल्कुल ही आसान आएगा। तथ्य के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आंख बंद करके कर सकते हो। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो तथ्य है, जितनी भी चीजें हैं तथ्य है। क्योंकि जो सेंसेस के द्वारा हम जिनको सेंसेस के द्वारा महसूस कर सकते हैं। सेंस क्या है, हमारी ये जो भी सेंस है, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, ये सभी। तो जो भी हम परसीव्ड कर सकते हैं सेंसेस के द्वारा, महसूस कर सकते हैं, वो सभी तथ्य है। जैसे मैं बोल रहा हूं तथ्य है, आप मुझे देख रहे हैं तथ्य है, वीडियो द्वारा देख रहे हैं तथ्य। हर एक चीज जो आपको पता है, जो मुझे पता है, जो हो रही है, वो एक तथ्य है। ठीक है, यानी सभी चीजें तथ्य है।
सभी चीजें तथ्य है। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज, कौन सा सेंटेंस गलत है? ए ने बी को कुछ कहा, ये एक तथ्य है। बी ने ए की बात सुनी, ये एक तथ्य है, ये बी हो गया। सी आएगा, उन दोनों की बात एक तीसरा व्यक्ति सी सुन रहा था, ये एक तथ्य है। फिर अगला बना देंगे कि एक आदमी वहां से गुजर रहा था जब ये तीन बात कर रहे थे, वो एक तथ्य नहीं है। तो जहां ये नहीं वाला वर्ड आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सभी चीजें तथ्य है, और जो भी कोई ये आएगा कि ये तथ्य नहीं है, जहां नहीं आएगा वहीं आपको टिक करना है। यानी हर चीज तथ्य है और कोई चीज ऐसी होगी जो तथ्य नहीं है, वहीं आपको निशान लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन तथ्य से पूछे जाते हैं, फैक्ट्स के पूछे जाते हैं। ये इतना ही है, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको करना इस तरह से। अगला चलते हैं, फैक्ट के बाद आता है रेलिवेंट। रेलिवेंट यानी हिंदी में कहेंगे सुसंगत, रेलिवेंट। बड़ा ही आसान सी डेफिनेशन है, कोई इसमें ज्यादा है नहीं। आप इसके साथ अपना बेयर एक्ट या जो भी बुक है आप उसमें जरूर पढ़िए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन अपनी साधारण भाषा में कर रहा हूं। तो रेलिवेंट किसको कहेंगे? सुसंगत। सुसंगत की इसमें ये डेफिनेशन है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से सुसंगत माना जाएगा यदि वह इस एविडेंस एक्ट, इस संहिता जो हमारा ये एक्ट है, इसमें जो प्रोविजंस, जो सेक्शंस दी गई है सुसंगति के बारे में, रेलिवेंसी के बारे में जो प्रोविजंस दी गई है, उनमें से किसी न किसी में वो फिट बैठता हो, किसी के अनुसार वो सही हो, तो उसको क्या कहेंगे? रेलिवेंट कहेंगे। ठीक है, एक तरफ दूसरे से रेलिवेंट होगा यदि वो हमारे इस एक्ट के किसी न किसी प्रोविजंस जो कि रेलिवेंसी के बारे में, रेलिवेंट के बारे में, उनमें से किसी में वो फिट बैठता हो। ठीक है, उनमें से किसी में हो तो वो रेलिवेंट होगा। ये है इसका है, ठीक है, उनमें कनेक्शन हो तो ये रेलिवेंट होगा। बस इसमें इतना ही है। फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू विवाद्य तथ्य, विवाद्य तथ्य, फैक्ट इन इशू। ठीक है, यानी किस फैक्ट पर इशू है, किस फैक्ट पर इशू है, ये एक अच्छा इसमें बहुत ही अच्छा इसमें टॉपिक है, फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू में है, फैक्ट इन इशू का काम क्या है? घटना पर प्रकाश डालना। जो घटना हुई है उस पर प्रकाश डालना फैक्ट इन इशू का कार्य है। ठीक है, और ये किसी भी अपराध के, जो अपराध होता है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, किसी भी अपराध के एसेंशियल एलिमेंट है, यानी जरूरी तत्व है। ठीक है, जरूरी तत्व है। घटना पर प्रकाश डालना फैक्ट इन इशू का काम है। किसी अपराध के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये, और अधिकार, निर्योग्यता और कर्तव्य, अधिकार, कर्तव्य, निर्योग्यता पर प्रकाश डालने वाले को, इस पर प्रकाश डालने वाले, इनको निर्धारित करने वाले, अधिकार, कर्तव्य, निर्योग्यता को निर्धारित करने वाले तथ्य। अभी हम इसको समझेंगे। ये तो ये फैक्ट इन इशू है। फैक्ट इन इशू का मतलब क्या है?
कि कोई भी अपराध हुआ, मान लीजिए किसी एक आदमी ने बी को गोली मारी और वो मर गया, ठीक है, ए एक्यूज है बी को मारने के लिए। तो जब ये कोर्ट में जाएंगे तो ये प्रूव करना होगा एक तरह से कि ए ने बी को गोली मारी है, तो एक पार्टी कहेगी गोली मारी है, दूसरा एक कहेगा नहीं जी इस तरह के फैक्ट है, नहीं मारी है। तो जिस तथ्य पर विवाद है, जिस फैक्ट पर विवाद है, उनको फैक्ट इन इशू, विवादित तथ्य कहेंगे, ठीक है। इनका काम क्या है, घटना पर प्रकाश डालना इनका काम है फैक्ट इन इशू का, और ये एसेंशियल एलिमेंट होते हैं फैक्ट। इसमें जो इलुस्ट्रेशन दिया गया है उसमें है कि ए अपराधी, एक एक्यूज है ए बी के मर्डर करने का, तो फैक्ट इन इशू क्या होगा कि क्या ए ने बी को मारा है, इस तरह की चीजें, ठीक है। और एसेंशियल एलिमेंट है अधिकार, कर्तव्य और निर्योग्यता को निर्धारित करने वाले ये तथ्य होते हैं फैक्ट इन इशू, ठीक है। एक पार्टी मना करेगी, अब मान लीजिए कोई कोर्ट में किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम एक्स है, मैं YZ एड्रेस पर रहता हूं, मेरी उम्र 21 वर्ष है। दूसरी पार्टी जो है, ये एक पार्टी है फर्स्ट, ये सेकंड, दूसरी पार्टी ने माना कि हाँ इसका नाम एक्स है, ठीक है। दूसरी पार्टी ने ये भी माना कि हाँ ये इस एड्रेस पर रहता है। दूसरी पार्टी ने कहा कि ये 21 वर्ष का है, ये तो हम नहीं मानते, तो विवादित तथ्य हो जाएगा ये, ठीक है। विवादित तथ्य हो जाएगा ये कि ये 21 वर्ष का है या नहीं है, यानी जिस तथ्य को साबित करना हो, ठीक है, मानता ना हो कोई, तो वो विवादित तथ्य है। अब इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज। तो दस्तावेज कोई भी ऐसा मैटर जो प्रेस्क्राइब किया गया हो या एक्सप्रेस किया गया हो, किस पर, किसी भी सब्सटेंस पर, जरूरी नहीं है वो कागज का हो, कागज पर ही हो, नहीं, किसी भी सब्सटेंस पर, किसी लोहे की प्लेट पर, किसी पत्थर पर लिखा हुआ या किसी पेड़ पर उकरा हुआ, और जरूरी नहीं है वो शब्द ही हो, वो शब्द हो सकता है, वो चित्र हो सकता है, वो संकेतिक कुछ भी हो सकता है, या कोई आदर्श हो सकता है, तो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई भी पत्थर पर उकरा हुआ हो सकता है, लोहे की प्लेट पर, कोई लेटर द्वारा या कोई फिगर द्वारा या किसी अन्य चीज से, तो वो डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है। केवल कागज पर लिखा हुआ ही डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जाएगा। डॉक्यूमेंट्स किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी पदार्थ पर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में इतना ही है डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद चलते हैं एविडेंस पर। अब ये एविडेंस, साक्ष्य, यानी बात को स्पष्ट करना। एविडेंस का मीनिंग होता है सबूत, हिंदी में कहते हैं सबूत, और मीनिंग इसका होता है किसी बात को स्पष्ट करना, ठीक है। एविडेंस दो प्रकार के इसमें बताए गए हैं कि दो प्रकार के एविडेंस है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल फर्स्ट और डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी दूसरा। ओरल कौन से होते हैं, जो जाकर वहां कोर्ट में कोई बयान देता है तो वो क्या होंगे, ओरल होंगे। और डॉक्यूमेंट्री जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया गया, डॉक्यूमेंट्स की अभी हमने परिभाषा पढ़ी। तो ओरल और डॉक्यूमेंट्स दो तरह की। इसमें जो एविडेंस एक्ट में ये डेफिनेशन दी गई है, इसके बारे में कई अलग अलग विचार है सबके कि भाई ये संपूर्ण परिभाषा इसमें नहीं बताई गई है, केवल इसके जो है पार्ट बता दिए गए हैं कि एक ओरल होता है, एक डॉक्यूमेंट्री होता है। ओरल में एक चीज ध्यान देने वाली है कि यदि कोई बोल नहीं सकता, मूक है कोई, और जाकर कोर्ट में लिख कर बयान देता है, तो भी उसको ओरल एविडेंस ही कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आई है कई बार एग्जाम में, तो ये एविडेंस के बारे में है। एविडेंस के बाद
होगा इसमें प्रूव, प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव। ठीक है, साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ। ठीक है, ये होता है प्रूव, डिसप्रूव। जो कोर्ट के समक्ष विषय आए हैं उन पर विचार करने के बाद जब कोर्ट ये निर्णय कर लेती है कि ये बिलीव कर लेती है कि ये जो फैक्ट है, जो फैक्ट आए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो है, तो उसको माना जाएगा साबित। पहली चीज हो गई, कोर्ट मानता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये तथ्य जो फैक्ट है वो है, बिलीव है कोर्ट को ऐसा, तो समझा जाएगा साबित। दूसरी चीज, या पहली चीज कोर्ट विश्वास रखती है उस तथ्य के होने का, एग्जिस्ट करता है वो तथ्य कोर्ट की नजरों में विचार करने के बाद, तो उसको साबित माना जाएगा। दूसरी चीज, कोई प्रज्ञावान व्यक्ति यानी प्रूडेंट मैन। प्रूडेंट मैन क्या होता है? प्रूडेंट मैन होता है समझदार व्यक्ति, सोच समझ वाला व्यक्ति। ये अधिक संभावना रखता है कि ये तथ्य का अस्तित्व है, वो एग्जिस्ट करता है। कोई भी, या तो कोर्ट मान ले या कोई समझदार व्यक्ति, कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अधिक संभावना उसकी करता है कि अनुमान करता है कि इसकी अधिक संभावना है कि ये तथ्य एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा? साबित उसको समझा जाएगा। ठीक है, दो चीजें, कोर्ट मान लेती है या कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अधिक संभावना करता है, अनुमान लगाता है कि ये तथ्य जो है एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज, ना साबित, कोर्ट मानती है कि ये तथ्य एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ये तथ्य का अस्तित्व नहीं है। पहली चीज तो ये होगी, कोर्ट मान लेता है कोर्ट कि ये नहीं है, इसमें है। फिर दूसरी, प्रूडेंट मैन मानता है तो साबित, और कोर्ट मान लेती है अस्तित्व नहीं है, या प्रूडेंट मैन, कोई भी प्रूडेंट मैन मानेगा कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तो वो ना साबित समझा जाएगा। इन दोनों के बीच में जो कि ना तो साबित है ना ही ना साबित है, कोई सा भी नहीं है, यानी ना तो साबित ना साबित, उसे कहेगा साबित नहीं हुआ, यानी नॉट प्रूव्ड। इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, एमसीक्यूज वाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, कि नॉट प्रूव्ड कौन सा होगा, नॉट प्रूव्ड कौन सा होगा, ना साबित ना साबित। ठीक है, बीच का है दोनों के, तो इससे क्वेश्चन काफी बार बना है। लास्ट है इंडिया। इंडिया किसे कहेंगे? इंडिया सभी को कहेंगे, पूरा इंडिया। अब जम्मू कश्मीर भी वो तो है नहीं कि साक्षात अधिनियम अलग है, आईपीसी अलग है, सीआरपीसी अलग है, वहां भी सीआरपीसी आईपीसी यही लगेगी, क्योंकि वहां से वो हट चुका है, 370 और 35 है, तो पूरा संपूर्ण भारत है। अब इस सेक्शन 3 में इतना ही है। मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छे से एक्सप्लेन हुई होगी। यदि आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।